नमस्कार, आज हम धन विधेयक यानी मनी बिल के बारे में बात करेंगे। संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। किसी विधेयक को धन विधेयक तब माना जाएगा यदि उसमें निम्नलिखित में से कोई एक या एक से अधिक इन सभी विषयों से जुड़े प्रावधान होंगे: किसी कर को लगाया जाना, समाप्त किया जाना या परिवर्तित किया जाना, भारत सरकार द्वारा धन उधार लेने से संबंधित विधि का संशोधन या विनियमन, भारत की संचित निधि या आकस्मिकता निधि में धन जमा करना, उसमें से धन निकालना या उस धन के संरक्षण से संबंधित प्रावधान, भारत की संचित निधि या आकस्मिकता निधि में धन जमा करना, उसमें से धन निकालना या उस धन के संरक्षण से संबंधित प्रावधान, भारत की संचित निधि में से धन का विनियोग, किसी व्यय को भारत की संचित निधि पर भारित व्यय घोषित करना या किसी ऐसे व्यय की रकम को बढ़ाना, भारत की संचित निधि या भारत के लोक लेखे में कोई धन प्राप्त करना या संघ अथवा राज्य सरकारों के लेखों की जांच से जुड़े विषय। अनुच्छेद 110(2) में स्पष्ट किया गया है कि कोई विधेयक केवल इस कारण धन विधेयक नहीं समझा जाएगा कि उसका संबंध किसी जुर्माने या अन्य आर्थिक दंडों के साथ है, उसका संबंध किन्हीं सेवाओं या लाइसेंसों की फीस के साथ है, उसका संबंध किसी स्थानीय प्राधिकारी या निकाय द्वारा स्थानीय प्रयोजनों के लिए कोई कर लगाने, हटाने, परिवर्तित करने या विनियमित करने से है। धन विधेयक के निर्धारण के बारे में जानते हैं। अनुच्छेद 110(3) में स्पष्ट है कि धन विधेयक के संबंध में लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय ही अंतिम होगा। किसी विधेयक के धन विधेयक होने या न होने के मामले में लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है और इसे किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। अनुच्छेद 117 में बताया गया है कि धन विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश से सिर्फ लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं। यदि किसी कर को कम करने या हटाने के लिए किसी विधि में संशोधन किया जाना हो तो ऐसे मामले में राष्ट्रपति की सिफारिश की जरूरत नहीं होती है। धन विधेयक के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य है कि सभी धन विधेयक सरकारी विधेयक होते हैं। इसका अर्थ है कि धन विधेयक किसी मंत्री द्वारा ही प्रस्तुत किया जा सकता है, अन्य सदस्य द्वारा नहीं। धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा की स्थिति। धन विधेयक के मामले में राज्यसभा की शक्तियां अत्यंत सीमित हैं। जहां साधारण विधेयकों के मामले में राज्यसभा को शक्ति है कि वह उन्हें संशोधित भी कर सकती है और खारिज भी, वहीं धन विधेयकों को वह ना तो संशोधित कर सकती है और ना ही खारिज। वह अधिक से अधिक इतना ही कर सकती है कि धन विधेयक में संशोधन के लिए सिफारिश करे। इसके लिए उसके पास अधिकतम 14 दिनों का समय होता है। यदि वह 14 दिन के भीतर विधेयक वापस नहीं लौटाती है तो विधेयक उसी रूप में पारित हो जाता है जिस रूप में लोकसभा ने उसे पारित किया। इसी तरह यदि राज्यसभा उस विधेयक को पारित कर देती है तो भी लोकसभा द्वारा पारित मूल विधेयक कानून बन जाता है। यदि राज्यसभा धन विधेयक से संतुष्ट नहीं है और वह 14 दिनों के भीतर संशोधन से संबंधित सिफारिश कर देती है तो लोकसभा के पास निम्न 3 विकल्प होते हैं। वह सभी सिफारिशों को स्वीकार कर सकती है, वह सभी सिफारिशों को खारिज कर सकती है, वह कुछ सिफारिशों को स्वीकार और कुछ को खारिज कर सकती है। राष्ट्रपति की अनुमति के बारे में बात करते हैं। लोकसभा और राज्यसभा में पास होने के बाद धन विधेयक राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। अनुच्छेद 111 के तहत धन विधेयक के मामले में राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं है कि वह उसे संसद को पुनर्विचार के लिए लौटा सके। राष्ट्रपति के पास 2 ही विकल्प होते हैं। पहला यह है कि वह उस पर स्वीकृति दे दे और दूसरा यह कि वह विधेयक को रोक ले। आमतौर पर राष्ट्रपति विधेयक पर स्वीकृति दे देता है क्योंकि धन विधेयक पेश करने से पहले अनुच्छेद 117 के तहत उसकी सहमति ली जा चुकी होती है।